हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम बिजनेस स्टडी में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जिसने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो एक बार ज़रूर वो वीडियो देखें। उसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक्स कुछ इस तरह से थे लास्ट वीडियो के। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, इसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये पार्टनरशिप के टाइप्स थे। उसके बाद आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है टॉपिक इवेल्युएशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी का मूल्यांकन। ठीक है, तो जब इवेल्युएशन की बात आती है तो इवेल्युएशन में दोनों चीज़ें आती है, उसके फ़ायदे भी और नुकसान भी, यानी मेरिट्स भी और डीमेरिट्स भी। ठीक है, तो पार्टनरशिप की बात कर रहे थे साझेदारी की, तो क्या थी वो, जिसमें 2 और मोर मेंबर्स होते हैं, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। किसके लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मिनिमम हमने कितने पढ़े थे, कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 2। और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 50। ठीक है, अगर 50 से ज़्यादा हो जाते हैं तो इट मीन्स पार्टनरशिप कैसी बन जाती है आपकी? इलीगल बन जाती है। क्लियर था यहाँ तक? अब हम मेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स आज या डीमेरिट्स जो भी हम पॉइंट्स करेंगे, इन पॉइंट्स के अलावा अगर आपको लगता है कि आप कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं अब। इसका फर्स्ट पॉइंट है इजी फॉर्मेशन, यानी स्थापना में सुगमता। इट मीन्स कि जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसको स्टार्ट करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है ना, वो आपको पूरी नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई आपको पूरी नहीं करनी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप जो एकाकी व्यवसाय है उसमें नहीं करनी थी। कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, कुछ नहीं करना। बस यहाँ पे ये कि जो आपका एक्ट है 1932, ठीक है, उसके जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप पे नहीं होता रजिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ पे वो एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और लेकिन ईजी है इसको एस्टेब्लिश करना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सेकंड है बैलेंस डिसीजंस, संतुलित निर्णय। देखो सभी जो पर्सन्स होते हैं, जैसे सपोज करिए पर्सन ए है, बी है, सी है, डी है और ई है पार्टनरशिप में, है ना। तो ए अलग होगा पार्टनर, बी की सोच, उसका काम करने का तरीका अलग होगा, सी अलग होगा, डी और ई सब अलग अलग होंगे। ठीक है, लेकिन वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम करेंगे तभी वो फर्म चलने वाली है। इसमें जितने भी वो डिसीजन लेंगे, ठीक है, वो सबकी आपस में सहमति से होते हैं, सब एक दूसरे से परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन होता है, डिस्कशन होती है उनके बीच में। ठीक है, और इसीलिए बोला गया कि बैलेंस्ड होता है डिसीजन, जो सबकी जिसमें एग्री करेंगे उस चीज़ को, वो ही डिसीजन लिया जाएगा। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अधिक वित्तीय साधन। वहाँ ये प्रॉब्लम थी सोल प्रोप्राइटरशिप में कि ज़्यादा फाइनेंशियल जो है वो आपके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको और कैपिटल की ज़रूरत है, आप क्या कर सकते हो, किसी अदर पार्टनर को लेके आ सकते हो। सपोज करिए आपको लगता है कि कैपिटल कम है, तो ई पार्टनर्स तक है तो एफ एडमिट हो सकता है आगे। ठीक है, वो भी क्या करेगा, आप फर्म में कैपिटल लेकर आएगा तो बढ़ जाएगी। पहले मान लीजिए 5 लाख कैपिटल थी, ठीक है, और 50,000 जो वो एफ ले आया तो कितनी होगी, 5,50,000 कैपिटल हो गई। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है यहाँ वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट डिवीजन ऑफ रिस्क, यानी जोखिम का बंटवारा। सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, एकाकी व्यवसाय में, क्योंकि एक ही पर्सन था, सारा बोझ उसी को उठाना पड़ता था। लेकिन यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं तो आपस में मिलके वो उसको रिस्क को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा सबके ऊपर। ऐसे ही लास्ट है सिक्रेसी, गोपनीयता। कंपनियों की भांति जैसे उसमें होता है, साझेदारी फर्म में भी जो है जनता के सामने कोई चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो कंपनीज हैं उनकी अगर बात करें, ठीक है, इसमें गोपनीयता उसमें भी होती है, यहाँ भी होती है, लेकिन इसमें सिक्रेसी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, देन दी कंपनीज। क्लियर? तो ये थे कुछ इसके मेरिट्स। तो जब मेरिट्स होते हैं तो डीमेरिट्स भी जरूर होंगे, है ना, फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। लेकिन और आप क्या ऐड कर सकते हैं वो मुझे ज़रूर बताएंगी कमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ
पार्टनरशिप, यानी इसकी सीमाएं क्या हैं। फर्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, पढ़ चुके हैं हम मीनिंग में से ही सारे पॉइंट्स हमारे जो है निकल जाते हैं, ठीक है। असीमित होता है दायित्व उनका, है ना, यानी अगर हम बात करें तो जो साझेदारी है, ठीक है, समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक जो साझेदार है जितने भी होंगे वो या तो सभी मिलकर या फिर एक अलग अलग भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, किसी भी लायबिलिटी के लिए। अब सपोज करिए साझेदारी फर्म के समापन की दशा की अगर बात करें कि उसको बंद करना है फर्म को, तो अगर उनकी वो बचती हैं देनदारी यानी पेमेंट्स करनी है अभी, ठीक है, और वो पेमेंट्स उनकी एसेट से ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ जो है वो ग्रेटर देन एसेट्स हैं, तो उस कंडीशन में जो वो पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, पे करेंगे पर्सनली, अपने पास से जो है वो पे करेंगे वो सारी लायबिलिटीज़, ठीक है। तो वो लायबिलिटी कैसे होगी, अनलिमिटेड होगी, उनको एक्स्ट्रा जो भी पेमेंट्स रहती है वो सब पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधन होते हैं। अब इतना भी नहीं है कि जितना चाहो उतना आप मंगवा सकते हो, नहीं, सीमित कुछ तो होती है यहाँ पे लिमिटेशन, ठीक है। तो इसमें जो वित्तीय जो भी साधन होंगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, उनकी जो पर्सनली उनकी जितनी कैपिटल है या वो लोन एक लिमिट तक ही ले सकते हैं और वो लगा सकते हैं बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि और लोन भी लेंगे तो पेमेंट तो वो भी करनी है, ऐसा नहीं है ना कि वो पेमेंट नहीं करेंगे उसकी। और नया फर्म भी में भी कितने आ जाएंगे, 50 है, पता है हमें 50 मैक्सिमम है, अगर हमें 50 से ज़्यादा की ज़रूरत है या अब जितने 50 मेंबर्स ने लगा दी कैपिटल, अगर हमें और की ज़रूरत है तो आप मेंबर भी ऐड नहीं कर सकते, वो इलीगल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लिमिटेड होते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है लैक ऑफ हार्मनी, मीन्स समन्वय का अभाव है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की बात करें। देखो जो पार्टनरशिप है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, समझ के ऊपर, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो हमने बात की थी एटमोस्ट ट्रस्ट की बात की थी, है ना लास्ट उसमें, कि विश्वास, और उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होता है UTMOST, एटमोस्ट, गुड फेथ, है ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा सदविश्वास जिसको हम कहते हैं वो होना ज़रूरी है। अगर आपको विश्वास ही नहीं है दूसरे पे तो आप पहली बात तो उसको पार्टनर बनाओगे नहीं, है ना। उनके बीच में उनके थॉट्स अलग अलग होंगे, है ना, तो वो डिफरेंट ही अपने व्यूज़ रखेंगे, तो उससे क्या होगा, उनमें झगड़े होंगे, डिस्प्यूट होंगे। तो जब झगड़े होंगे तो हम बात ही नहीं कर सकते कि उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन बनेगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं समन्वय या तालमेल भी हम इसको कहते हैं, तो वो नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का भी अभाव है, यानी रेगुलर नहीं चलाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यदि फर्म में 2 ही पार्टनर है, मिनिमम 2 भी हो सकते हैं, है ना, और एक पर्सन मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, है ना, या कोई और तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा वो बिजनेस है, जो वो फर्म है, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सोशल लॉस होगा, है ना। इससे जो कर्मचारी वर्कर्स हैं या फिर जो कस्टमर्स हैं उनको भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लेकिन वो बंद हो जाएगी फर्म, वैसे भी एक पार्टनर रह जाएगा, तो एक से कोई पार्टनरशिप नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लास्ट लैक ऑफ पब्लिक फेथ, जनता के विश्वास का भी अभाव होता है, नहीं वो इतना ट्रस्ट नहीं करती, कैसे, क्यों, देखो कंपनी होती है, जैसे कंपनी में क्या होता है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस जो भी है उसकी जो भी अकाउंट्स होते हैं उसको कंपनी में दिखाया जाता है पब्लिक को, लेकिन पार्टनरशिप जो होती है ना, पार्टनरशिप उसमें जो है वो शो नहीं किया जाता, किसको, अकाउंट्स को, ठीक है। जो कंपनी है, कंपनी में सिक्रेसी होती है लेकिन वो इतनी नहीं होती जितनी इसमें होती है। अब वहाँ तो आप ये मान के चलिए कि ना के बराबर ही होती है, लेकिन यहाँ सिक्रेसी होती है, ठीक है। तो लेकिन जो पब्लिक है वो यहाँ ट्रस्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि उनको जो एक्चुअल सिचुएशन है, वास्तविक जो जानकारी है ना, उसके बारे में पता नहीं होता। कई बार जो है वो फ्रॉड कर देती है कंपनीज या कोई पर्सन ही ऐसा कर देता है, तो वहाँ पे फिर दिक्कत आती है, ठीक है। अब सपोज करिए A और B 2 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म्स इसीलिए कम होनी स्टार्ट हुई, LLP जो आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो इसीलिए आया था 2008। प्रॉब्लम यही थी, क्या प्रॉब्लम थी कि जो पार्टनरशिप थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई, किस वजह से, क्या डर था, देखिए सपोज करो A और B 2 पार्टनर हैं, B ने लोन ले लिया बैंक से, ठीक है। अब B ने लोन लिया, सपोज करिए 5 लाख का लोन ले लिया, अब B ने लोन लेकर उसको यूज़ कर लिया
और ए को जो है वो पता भी नहीं है कि उसने लोन लिया है। अब उससे होगा क्या कि जो बैंक है उसको तो अपने लोन को रिकवर करना है, तो वो किस पास जाएगा, ए के पास जाएगा। देखो ए को पता भी नहीं था, है ना, लेकिन वो सारी पेमेंट अब किसको करनी पड़ेगी, बी को जो करनी चाहिए वो ए को करनी पड़ेगी। उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो गई, है ना। तो ये रिस्क से भी रिलेटेड है, नहीं फेथ की भी थोड़ी सी है कि विश्वास नहीं करते जो लोग हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसलिए जो है वो LLP का कंसेप्ट आया है, वहाँ लाइबिलिटी जो है वो कैसी हो गई है, लिमिटेड, और एक्ट 2000 क्या है उसके लिए, 8 है। क्लियर, वहाँ पे जो लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लियर है दोनों टॉपिक। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप्स एंड सोल ट्रेड, यानी दोनों में डिफरेंस क्या। अगर मीनिंग क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है, डिफरेंस बताना। देखिए डिफरेंस है, फर्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स बेसिस में। तो हमें पता है पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने हमने अभी पढ़े, 50 मेंबर्स हो सकते हैं। दी ऑनर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इंडिविजुअल, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है एकाकी समिति में एक ही होता है पर्सन, ठीक है, एक ही मेंबर होता है उसमें, वो ही सारा काम करता है। सेकेंड है एग्रीमेंट, समझौता, इसमें होता है क्लियर और इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है, इज इसेंशियल। दिस एग्रीमेंट इज इन दी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसको हम बोलते हैं साझेदारी संलेख, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसको भी आगे नेक्स्ट टॉपिक में। उसके बाद है सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिकॉज इट इज ए वन मैन शो, है ना, एक ही पर्सन है तो किसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है, किसी के साथ भी नहीं, ठीक है। थर्ड है एक्ट, एक्ट कौन सा इसके लिए, 1932, और इसके लिए कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। फिर है रजिस्ट्रेशन, तो इसका जो है वो रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी बट यूजफुल है, जरूरी नहीं है पर करेंगे तो अच्छी बात है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस शेयरिंग पार्टनरशिप में होगा क्योंकि पार्टनर्स है काफ़ी सारे, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें एक ही पर्सन है तो कोई प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं होता कहीं भी। फिर है मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट करने के लिए तो सारे मिलके कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे कोई एक पर्सन भी कर सकता है, जो हम जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें सारा मैनेजमेंट किसको करना होता है, सोल ट्रेडर को ही करना होता है क्योंकि वो एक ही व्यक्ति खुद ही देखेगा सारा काम, ठीक है। सेवेंथ है कैपिटल, all the partners invest capital in the firm as a result of which the financial resources of the firm increase, ठीक है। तो कैपिटल की बात करें तो वो इन्वेस्ट करते हैं, पार्टनर्स की होती है वो, जो कि जिससे रिसोर्सेज को खरीदा जाता है और क्या किया जाता है साथ में, कह सकते हैं कि फर्म को अगर बढ़ाना है ना, तो उसके लिए कैपिटल चाहिए चाहिए। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज लिमिटेड, यहाँ पे जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो एक लिमिट में होती है, यहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है, अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो और पार्टनर्स को लेकर आ सकते हैं हम, है ना, और कैपिटल भी लेकर आएंगे वो साथ में उससे, ठीक है, फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो एक ही पर्सन है तो कोई आपके पास आ नहीं सकते और रिसोर्सेज नहीं है। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, नो पार्टनर कैन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन दी फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टनर्स, जब तक अदर नहीं कहेंगे तब तक अपने जिसको हम कहते हैं हित का हस्तांतरण नहीं कर सकते वो, ठीक है। और ही नीड्स नो अप्रूवल, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही है वो, अपने आप ही कर रहा है सारा काम, ठीक है, जो एक पर्सन है। तो ये थे इसके कुछ डिफरेंसेस। डिफरेंस करने के लिए कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर है तो डिफरेंस बिल्कुल ईजी हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, यहाँ आएंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, वो थे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स एंड नॉट फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो अगर फर्स्ट की हम बात करें, फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स मीन्स जिसको हम कहते हैं पूर्ण साझेदार, कौन से होते हैं वो, ये वो पार्टनर्स होते हैं जिनका फर्म से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक है, कैपिटल भी लगाते हैं, ये फर्म में क्या करेंगे, कैपिटल भी लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो प्रॉफिट लॉस है उसमें भी इनका जो है वो हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स, ठीक है। सेकेंड बात करें नॉट फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स की,
तो ये जो पार्टनर्स होते हैं इनका कोई हित नहीं होता बिजनेस में, है ना, व्यवसाय में। ये जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ही आते हैं, कोई ना कोई इनका मुख्य उद्देश्य होता है जिसकी वजह से ये फर्म के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा फर्म में पूंजी लगाई जाए, है ना, ये लाभ हानि में हिस्सा लिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको हम बोलते हैं अपूर्ण साझेदार। ठीक है, तो आगे इनके भी टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट है फुल फ्लैज्ड में एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है? सक्रिय साझेदार। सक्रिय, एक्टिव होता है चलते रहना, है ना, जो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी जो भी फर्म को चलाना है उसमें सब कामों में इन्वॉल्व होंगे। जैसे कैपिटल लगानी है, प्रॉफिट लॉस शेयर करना है ना, लाइबिलिटी है उनकी अनलिमिटेड होगी, या एजेंट के रूप तौर पे भी वो काम करेंगे। ठीक है, और जो भी काम है सभी पार्टनर उनके लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको अगर हम बात करें, ठीक है, जो एक्टिव है इनके दो नाम और हैं, वो भी आप याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? इसको हम जर्नल पार्टनर्स भी बोल देते हैं। इसकी के नाम है जर्नल पार्टनर्स, और एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पार्टनर्स। ठीक है, तो एक्टिव जो पार्टनर्स हैं वो इन नामों से भी आ सकते हैं, जर्नल और ऑर्डिनरी, यानी सामान्य और साधारण। तो तब यही है, सेम ही है ये। ठीक है, तो एक्टिव है जो एक्टिव रहेंगे, यानी हर एक काम में हिस्सा लेंगे। सेकंड है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स, मीन्स निद्रालु, जिसको हम कहते हैं शिथिल साझेदार। कौन से होते हैं? वो साझेदार जो जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनकी तरह कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट शेयर में हिस्सा भी लेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी उनकी, लेकिन जो बिजनेस को चलाना है, फर्म को चलाना है, उसमें ये भाग नहीं लेते। निद्रालु, सोए हुए एक तरह से, है ना, बट वैसे कैपिटल लगाएंगे, प्रॉफिट लॉस में भी उनका हिस्सा होगा, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, लेकिन बस काम में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे फर्म के। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स। और थर्ड है सीक्रेट पार्टनर्स, गुप्त साझेदार। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, जिसके बारे में जो पब्लिक है उसको कोई भी जानकारी नहीं होती, पब्लिक को कुछ नहीं पता होता इनके बारे में कि ये भी पार्टनर्स हैं उस फर्म में। ठीक है, बाकी होते ही अदर पार्टनर्स की तरह ही हैं, ये भी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट शेयर में भी होता है इनका हिस्सा, और लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड ही होती है। ठीक है, बट पता नहीं होता इनके बारे में किसी को। क्लियर है? और नेक्स्ट है हमारी सेकेंड नॉट फुल फ्लेज्ड, अपूर्ण, जिसको हम साझेदार कहते हैं। पहला है इसमें नॉमिनल पार्टनर्स, यानी नाम मात्र के साझेदार। नाम से पता चल रहा है ये भी नाम के लिए, सिर्फ ना इन्होंने कैपिटल लगानी है, ना प्रॉफिट लॉस में इनका कोई हिस्सा होना है, ना ही इन्होंने बिजनेस को चलाने में कोई इन्वॉल्वमेंट होनी है उनकी, है ना। तो ये सिर्फ नाम के लिए होते हैं। किस लिए होते हैं ये? वैसे मेनली ये इसलिए होते हैं ताकि देखो कई लोगों की गुडविल होती है, एक नाम होता है ना, पर्सनल गुडविल, उसका बेनिफिट लेने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे पर्सन को अपने उसमें ऐड कर लेते हैं बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये लगा लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, जिसके जो बेटा है उसका वो ही बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, तो अपने फादर का नेम जो है वो यूज़ करेगा। ठीक है, उसके फादर का नाम उसके साथ जुड़ना, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली देखो फादर के ने उसकी एक इमेज बनाई हुई है, तो जब उनके साथ वो मिलकर काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उनके जो सन है उसकी भी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, प्रदर्शन द्वारा साझेदार, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार ना होते हुए भी जो शब्द कहे गए हैं, है ना, ऐसा लगता है कि वो साझेदार है, मतलब बस सिर्फ बोलने से लग रहा है या बात करने से पता चला कि पार्टनर है, उसको हम बोलते हैं एस्टॉपल पार्टनर। ठीक है, या होल्डिंग आउट बोलते हैं, मतलब वो सिर्फ प्रदर्शन के लिए होते हैं, दिखाने के लिए होते हैं। ठीक है, थर्ड है लिमिटेड पार्टनर, सीमित साझेदार। सीमित साझेदार वो होते हैं जिनका दायित्व कैसा होता है, विनियोजित पूंजी तक, यानी जितनी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है ना, जितनी कैपिटल क्या की होगी, इन्वेस्ट की होगी, वहीं तक क्या होगा, लाइबिलिटी होगी उनकी। ठीक है, उसको बोलते हैं लिमिटेड जो पार्टनर्स हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा जो है वो फर्म उनसे नहीं मंगवा सकती। फिर है नेक्स्ट माइनर पार्टनर, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो माइनर जो वो पार्टनर हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ लाभ के लिए। कोई भी व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता ना हो, पहली बात, वो साझेदार नहीं बन सकता।
इस नियम के अनुसार एक आवश्यक साझेदार नहीं हो सकता। लेकिन जो 1932 है ना एक्ट, वो याद रखना आपने, कि यदि अन्य साझेदार चाहें तो आवश्यक को लाभों के लिए क्या किया जा सकता है, साझेदार बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है 5th, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, यानी केवल लाभ में साझेदार। इट मीन्स नाम ही बता रहा देखो कि ये सिर्फ लाभ के लिए ही होंगे। ठीक है, बाकी जो भी काम है या कोई भी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे साझेदार का जो दायित्व है वो असीमित होता है। ऐसे साझेदार को फर्म के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, मतलब उसको चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए होते हैं, प्रॉफिट के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपकी टॉपिक्स कवर हो गई हैं। जो नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स बचते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। आपको आने वाली वीडियोस के बारे में साथ के साथ पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।